प्रोसेस कंप्लीट नव्हती झाली ना, डॉक्युमेंट वगैरे बनवणं पेंडिंग आहे आपलं, करेक्ट? कंप्लीट झाली होती, ओके. ठीक आहे, इंटर कंपनी प्रोसेस कंप्लीट झाली होती. काही डाऊट असतील तर विचारा तुमच्या याच्यामध्ये. देन आज आपण स्टार्ट करणार आहे थर्ड पार्टी प्रोसेस. तर थर्ड पार्टी ऑर्डर म्हणजे काय असतं की एक customer, so he will give sales order to you, and if you are not producing that material, so you will place the order to any another vendor, and he will dispatch that material to your customer directly. So in this case आपका जो कस्टमर है वो आपको ऑर्डर देता है, बट आपका जो मटेरियल है वो आप प्रोड्यूस नहीं करते हो, या फिर कोई ऐसा भी रीजन हो सकता है, वो रीजन में आपके पास वो मटेरियल स्टॉक में नहीं है, तो इसमें से कोई भी ये थर्ड पार्टी प्रोसेस। इसमें यहाँ पर आप दो सिनेरियोस देख सकते हो। फर्स्ट सिनेरियो, most of the companies they will not manufacturing all the products which they are selling to the customer. They will manufacture some product and remaining product they will do the third party process. So ये भी एक सिनेरियो हो सकता है कि कोई कंपनी कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है और कुछ प्रोडक्ट का वो थर्ड पार्टी यानी कोई वेंडर से लेके वो सेल करती है। ये एक सिनेरियो हो गया। सेकंड सिनेरियो हो सकता है केस में कि कोई कंपनीज वो मैन्युफैक्चर ऑल द प्रोडक्ट्स, मतलब उनका जो सभी प्रोडक्ट्स वो सेल करते हैं वो सब कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, बट कोई रीजन की वजह से उनके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो या फिर कोई इशू है मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसके कारण वो थर्ड पार्टी को वो ऑर्डर प्लेस करती है और वो कस्टमर को डिस्पैच करती है। ये दो रीजन हो सकते हैं। या कोई ऐसा भी कंपनी हो सकता है वो कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करता है, बट सिर्फ थर्ड पार्टी प्रोसेस ही करता है। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट आप देख सकते हो, ये सिर्फ 100% थर्ड पार्टी सेल है। मतलब खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं करते, कस्टमर का ऑर्डर लेते हैं, जो भी कंपनी है वो प्रोड्यूस करेगा, आपको मटेरियल भेज देगा। वो अमेजोन को नहीं भेजता है, वो डायरेक्टली आप कस्टमर को ही भेज देता है। अमेजोन सिर्फ बिल बना के आपको दे देगा। तो ये होगा थर्ड पार्टी सेल। तो प्रोसेस कैसे होगा? दिस विल बी योर कस्टमर, कस्टमर विल प्लेस ऑर्डर, सो यू विल प्लेस पीआर यानी परचेस रिक्विजिशन, उसका पीओ जनरेट होगा और वो आपके वेंडर के पास चला जाएगा। वेंडर इसके बेसिस पे आपको इनवॉइस देगा और जो मटेरियल है वो डिलीवर करेगा आपके कस्टमर को। कस्टमर को मटेरियल जैसे डिलीवर होगा उसके बाद आप कस्टमर को इनवॉइस बना के दे दोगे। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ थर्ड पार्टी सेल। तो इसमें दो होता है, एक शिपिंग नोटिफिकेशन, एक विदाउट शिपिंग नोटिफिकेशन। तो शिपिंग नोटिफिकेशन ये पार्ट होता है एमएम का, ये मीगो जनरेट होता है यहाँ पर। और जो विदाउट शिपिंग नोटिफिकेशन होता है वहां पे मायरो जनरेट होता है। तो ये विथ शिपिंग नोटिफिकेशन मीगो के साथ जो होगा, यहाँ पे एक मूवमेंट होती है, यानी आपको नोटिफिकेशन आता है, दैट इज अ प्योर पार्ट ऑफ एमएम मॉड्यूल। तो यहाँ पे हमें कुछ इसका पार्ट देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये फर्स्ट वाला भी देख लिया तो एसडी साइड से ये 100% आपका कवर हो जाएगा। और इसमें पूरा इंटीग्रेशन होता है एसडी एंड एमएम मॉड्यूल का।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है तो ये यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं, हमारे एक्सेल शीट में भी मैंने ऐड किए। जैसे आपकी आइटम कैटेगरी होगी टैस, आइटम कैटेगरी होगा BANS, देन आइटम कैटेगरी का डिटर्मिनेशन। तो आइटम कैटेगरी टैस क्यों होती है वो हम देख लेते हैं पहले। /n VOV7 आइटम कैटेगरी टैस। See, this is specifically for third party sale. तो SAP की स्टैंडर्ड आइटम कैटेगरी है which we use for third party sale. तो यहाँ पर मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। टैन अगर आप देखोगे तो टैन में क्या होता है, यहाँ पर बिलिंग रिलेवेंस में टैन में बिलिंग रिलेवेंस होता है ए या फिर बी। मेजरली 99% ए ही होता है, बिकॉज मैक्सिमम हम टैन से जो डिलीवरी करते हैं वो ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग नहीं होता है, वो होता है आपका डिलीवरी रिलेटेड बिलिंग। अगर सर्विस वगैरह है तो वो केस में आपका ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग होगा, या अदर अगर कुछ सिनेरियो है तो उसमें आप बी या जी ये दूसरा कुछ यूज कर सकते हो। बट थर्ड पार्टी सेल में हमेशा आपका एफ ही रहेगा। क्यों? बिकॉज आपकी जो ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग होगी और उसका जो स्टेटस होगा, इनवॉइस का स्टेटस, उसकी क्वांटिटी जो अपडेट होती है, दैट इज बेस्ड ऑन यूर मायरो। यानी आपका जो कस्टमर यहाँ पर, आपका वेंडर आपको जो भी मायरो यानी मटेरियल का इनवॉइस भेजेगा फॉर वेरिफिकेशन, उसमें वो बताएगा कि मैं आपने आपके कस्टमर ने 100 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया, अपने परचेस रिक्विजिशन एंड पीओ निकाला 100 क्वांटिटी का, बट वेंडर ने आपको इनवॉइस 50 क्वांटिटी का ही दिया, बिकॉज उसने कस्टमर को 50 ही क्वांटिटी डिलीवर किया। तो ये केस में क्या होगा, ये जो मायरो में 50 क्वांटिटी है, इसके बेसिस पे आप कस्टमर को 50 का इनवॉइस दोगे, आप 100 का इनवॉइस दे ही नहीं सकते हो। तो इसके लिए ये वैलिडेशन होता है एफ, बिलिंग रेलेवेंस एफ। प्राइसिंग, यस प्राइसिंग लगेगी इसमें, बाकी सब कुछ सेम है आपका, बाकी कोई चेंज नहीं है, टाइम जैसे ही रहेगा। इसमें आइटम कैटेगरी तो आपने देख लिया। अभी आइटम कैटेगरी के अलावा क्या क्या अलग होगा आपका, आइटम कैटेगरी ग्रुप। तो जब भी हम एक नया मटेरियल बनाएंगे तो वो मटेरियल में आइटम कैटेगरी ग्रुप हमारा BANS होने वाला है। तो ये हम बाद में मटेरियल बनाते हैं, पहले पूरा कॉन्फ़िग देख लेंगे, उसके बाद मटेरियल मास्टर डेटा के ऊपर जाएंगे। तो ये आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन योर आइटम कैटेगरी ग्रुप होगा। तो आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन कैसे होगा, आपके ऑर्डर टाइप, आइटम कैटेगरी ग्रुप एंड डिफॉल्ट आइटम कैटेगरी। तो इसकी चेक करने के लिए टी कोड VOV4, पोजीशन में ऑर्डर टाइप OR, आइटम कैटेगरी ग्रुप BANS, और इसके बेसिस पे आपकी डिफॉल्ट आइटम कैटेगरी क्या होगी, TAS। ठीक है, अभी शेड्यूल लाइन कैटेगरी के ऊपर आते हैं। तो इसकी शेड्यूल लाइन कैटेगरी क्या होगी, TAS, टैस होती है, सॉरी CS होती है TAS के लिए। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल शेड्यूल लाइन कैटेगरी से, VOV6, ये CS। तो इसमें डिफरेंस है ऑर्डर टाइप, तो ये होता है परचेस रिक्विजिशन, ये ऑर्डर टाइप। नॉर्मल इसमें आप देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, नॉर्मल जो शेड्यूल लाइन कैटेगरी होती है उसमें अगर कुछ भी डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछिए मुझे, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए मूवमेंट टाइप होती है 601, बट यहाँ पे मूवमेंट टाइप नहीं होगी, ये ब्लैंक होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये डिलीवरी होता ही नहीं है, थर्ड पार्टी सेल में डायरेक्ट बिलिंग होता है। देन डिलीवरी नहीं होता है तो आइटम रिलेवेंट फॉर डिलीवरी भी नहीं होगा। तो इसमें हमारा शेड्यूल लाइन कैटेगरी के बेसिस पे परचेस रिक्विजिशन जनरेट होता है। यहाँ पर नॉर्मल केस में आप ब्लैंक देखोगे सब कुछ डेटा, पर यहाँ पर NB है, थर्ड पार्टी में 5 है, अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी में 1 है, एंड इनकम्प्लीशन प्रोसीजर 31। तो ये सब के बेसिस पे आपकी शेड्यूल लाइन
इनकम्प्लीशन प्रोसीजर, ये सबके बेसिस पे आपकी शेड्यूल लाइन कैटेगरी डिटरमाइन होती है। तो डिटर्मिनेशन के लिए व्यू V5 आइटम कैटेगरी टैस, इसके बेसिस पे शेड्यूल लाइन कैटेगरी आपकी डिटरमाइन होगी। यहाँ पर हमें कुछ का भी कॉन्फ़िग करना है। तो का क्या कॉन्फ़िग लगेगा हमें, जैसे असाइन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, तो TT01 ये कंपनी कोड है और ये परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन TT11 और प्लांट है हमारा TT11 और परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन TT11। ये असाइनमेंट हमें SAP में करना है। तो ये SD का पार्ट नहीं है, मॉड्यूल कर लेगा ये कॉन्फ़िग, बट आपको पता होना जरूरी है, बिकॉज अगर जरूरत पड़ी तो आपको भी ये करने की जरूरत पड़ सकती है। SPRO रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन गाइड। तो पहले क्या होगा, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाके डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में ये मटेरियल मैनेजमेंट में आएगा परचेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होता है वैसे का परचेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये TT11 परचेस ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो इसका होगा फिर असाइनमेंट। ये कहाँ कहाँ पे असाइन करना होता है, मटेरियल मैनेजमेंट में जाके एक तो होगा आपके प्लांट को और दूसरा होगा कंपनी कोड को। यहाँ पर कंपनी कोड हम यूज कर रहे हैं TT01, तो चेक करना है TT01 को TT11 असाइन है क्या, तो यस TT11 एंड TT01 असाइनमेंट डन। एंड सेम देखना है आपको प्लांट के साथ असाइनमेंट। परचेस ऑर्गेनाइजेशन TT11, तो यहाँ पे TT11 यस, इसका भी असाइनमेंट है, ये भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भी चेक करना है थर्ड वाला प्लांट TT11 और इसका भी परचेस ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन, थर्ड वाला भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये का कॉन्फ़िग कंप्लीटेड। अभी जाना है हमें मास्टर डेटा की ओर। तो मास्टर डेटा में क्या क्या लगेगा, एक तो मटेरियल, जिसका मटेरियल का BANS आइटम कैटेगरी ग्रुप होगा, कस्टमर कोई भी चलेगा, और एक वेंडर क्रिएट करना है हमें इसके लिए। तो कस्टमर ऑलरेडी है हमारे पास, ये कस्टमर है। मटेरियल है वेंडर, तभी एक मटेरियल क्रिएट करना है /MM01। तो कोई एग्जिस्टिंग मटेरियल को हम कॉपी कर लेते हैं, जैसे एग्जिस्टिंग मटेरियल कौन सा है, ये है कॉपी फ्रॉम, ये आएगा एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री सेक्टर मैकेनिकल मटेरियल टाइम बट एंटर। सेल्स के सारे व्यू, परचेसिंग का व्यू और अकाउंटिंग का, बाकी कोई व्यू की जरूरत नहीं है। कॉपी फ्रॉम TT11 एंड 00, कॉपी टू में भी सेम।
यहाँ पर आपको आइटम कैटेगरी ग्रुप चेंज करना है। ये ध्यान से आपको चेंज करना है। BANS आएगा। BANS किस लिए होता है? यहाँ पे लिखा है थर्ड पार्टी आइटम। एंटर से। तो ये नया मटेरियल बन गया है हमारा। दिस इज फॉर थर्ड पार्टी से। और एक वेंडर बनाना है हमें। तो वेंडर बनाने के लिए टी कोड, ये आपने अगर पहले कभी देखा नहीं है तो ध्यान से देखिए। XK01 ये टी कोड होता है वेंडर क्रिएशन के लिए, और ये मॉड्यूल का पार्ट होता है। तो इसमें कोई रेफरेंस वेंडर ले सकते हैं हम। कंपनी कोड TT11, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन TT11, कंपनी कोड TT01 होगा। तो इसमें रेफरेंस वेंडर TT01 ऑलरेडी एक है, इसको कॉपी करके नया बना सकते हैं। तो यहाँ पे TT01, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन TT11 और अकाउंट ग्रुप 000। तो ये अकाउंट ग्रुप आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ पे F4 करके, जैसे कस्टमर अकाउंट ग्रुप होता है वैसे ही वेंडर के अलग अलग अकाउंट ग्रुप होते हैं। इसमें से चेक करना है आपको टेबल लेवल पे जाके कि किससे ज्यादा वेंडर्स बने हैं लेटेस्ट में, क्योंकि आपको ये तो डिटेल में पता नहीं चलेगा कि अकाउंट ग्रुप के बेसिस पे जैसे कस्टमर का होता है वैसे। तो इसमें आपको चेक करके क्रिएट करना है। क्या प्रॉब्लम है? वेंडर हैज नॉट बीन क्रिएटेड फॉर परचेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। टाइटल कंपनी, तो ये थर्ड पार्टी वेंडर है जो RG इंजीनियरिंग बोल के है। तो इसका पूरा डिटेल्स मेंटेन करना है। रीजन, बैंक डिटेल की कोई जरूरत नहीं है। रिकंसिलेशन अकाउंट आ गया। देन पेमेंट डिटेल भी आ गई है। डनिंग प्रोसीजर की जरूरत नहीं। ऑर्डरिंग करेंसी INR, टर्म्स ऑफ पेमेंट, इनपुट टर्म्स, बाकी कुछ डालने की जरूरत नहीं। एंटर, एंटर एंड सेव। ये आपका वेंडर क्रिएट हो जाएगा। ये हो गया आपका वेंडर। तो अभी प्रोसेस करना है हमें। तो प्रोसेस में क्या क्या आएगा? फर्स्ट आएगा आपका सेल्स ऑर्डर। ये होता है SD मॉड्यूल का पार्ट। टी कोड है VA01, 01। ऑर्डर टाइप OR, सेल्स ऑर्ग TT11, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीजन। कस्टमर कौन सा लिया है? 03। मटेरियल जो न्यू क्रिएट किया है वो। आइटम कैटेगरी चेक करना है कि TS आया है या नहीं आया। यस, TS आ गया है BNS के बेसिस पे। क्वांटिटी 15। तो ये स्क्रीन पॉपअप हो जाएगा क्रिएट परचेस रिक्विजिशन में। स्टोरेज लोकेशन, अगर आप परचेसिंग का जो टैब होता है मटेरियल का उसमें अगर स्टोरेज लोकेशन डाल दोगे तो ये स्क्रीन नहीं आएगा। बट आप अगर वहां पे ब्लैंक रखोगे तो ये स्क्रीन आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन आपको मेंटेन करना है। आप यहाँ पे भी चेक करके, जैसे ये फिनिश स्टोर है, फिनिश स्टोर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो हमें लेना है वो वाला, इसमें पूरा लिस्ट ही आएगा। तो हमें
पता है TT11 ही होगा। देन बाकी कुछ नहीं सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी वगैरह बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, मतलब आपकी जो सेल्स ऑर्डर की क्वांटिटी है वो क्वांटिटी के लिए ही उसका परचेस रिक्विजिशन बनेगा। पेमेंट टर्म्स, इनपुट टर्म्स, एंटर, इट इज रिडिटरमाइन। यहाँ पे डबल क्लिक करके आपको जाना है शेड्यूल लाइन में। तो शेड्यूल लाइन में यहाँ पे ये रिक्विजिशन आइटम नंबर 10 और ये परचेस रिक्विजिशन ब्लैंक है और शेड्यूल लाइन कैटेगरी CS है। तो इसके बेसिस पे आप जैसे सेव कर दोगे, ये परचेस रिक्विजिशन का एक टैब है, ये टैब के बेसिस पे आपका परचेस रिक्विजिशन बैकएंड में क्रिएट हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, ये सेल्स ऑर्डर सेव करते हैं और चेक करते हैं हमारा परचेस रिक्विजिशन बैकएंड में क्रिएट होता है या नहीं होता है। तो ये वैल्यू डालना बाकी है, ठीक है। कंडीशन, प्राइस, यार 0 नहीं, के लिए में जाके मेंटेन करना पड़ेगा। अभी अपडेट करनी होगी हमें प्राइस, अपडेट, कैरी आउट न्यू प्राइसिंग, प्राइस आ गई 15 क्वांटिटीज के लिए, एडिट, इनकम्प्लीशन लॉग, डॉक्यूमेंट कंप्लीट एंड सेव। चेंज, एंटर, शेड्यूल लाइन। तो ये देखिए आपका परचेस रिक्विजिशन जनरेट हो गया, यानी आपका कॉन्फ़िग प्रॉपर है, इसका मतलब अगर कॉन्फ़िग प्रॉपर नहीं होता तो ये परचेस रिक्विजिशन जनरेट ही नहीं होता था। अभी नेक्स्ट स्टेप है MM मॉड्यूल का। अभी हम यहाँ पे हम करेंगे, बट रियल टाइम में ये MM का पार्ट होता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आपको क्रिएट करना है परचेस ऑर्डर, ये परचेस रिक्विजिशन के बेसिस पे। फिर ध्यान से देख लीजिए, सेशन ME21N, टी कोड कौन सा है, ME21N। इसमें जाना है आपको। अगर आपका डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑफ होगा तो ऐसे स्क्रीन दिखेगा आपका, डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑफ अगर होता है तो यहाँ पे जाके आपको ऑन करना है। तो मेरा ऑलरेडी ऑन था, तो ये सेम स्क्रीन दिख रहा था मुझे। नीचे यहाँ पे जाना है आपको सिलेक्शन वेरिएंट में, यहाँ मिलेगा परचेस रिक्विजिशंस, मतलब लिस्ट होता है परचेस रिक्विजिशन का। जैसे अभी जो मैंने क्रिएट किया है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ गया, ये पूरे डिटेल के बेसिस पे। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ।
ये एग्जीक्यूट करने के बाद ये लिस्ट आएगा, एक ही बना है तो एक ही आएगा यहाँ पे। इसको सेलेक्ट करना है एंड देन एडॉप्ट। ये हो गया परचेस रिक्वेशन एडॉप्ट। परचेसिंग ग्रुप कुछ भी डाल सकते हो आप। देन वेंडर, वेंडर कौन सा है जो हमने क्रिएट किया है वो वेंडर आएगा। देन नीचे देखिए एरर, जो जो एरर आता है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको डेटा फिल करना है। नेट प्राइस, तो कभी भी डायरेक्ट नेट प्राइस यहाँ डालनी नहीं है, नेट प्राइस डालिए नेट प्राइस की जगह पे। यहाँ पे डाल दो जैसे 15 लाख। क्या है, मेंटेन टॉलरेंस लिमिट फॉर टॉलरेंस की टीई। ओके, ये कंपनी कोड के लिए हमें टॉलरेंस की मेंटेन करनी है, तो ये कुछ का कॉन्फ़िग होगा, यहाँ पे जाके आपको मेंटेन कर देनी है सिंपल। कंपनी कोड TT01, तो यहाँ पे नहीं है, तो स्टैंडर्ड को हम कॉपी कर लेते हैं। B009 को एक किया था हमने, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर सिर्फ हम कंपनी कोड TT01 ऐड कर देते हैं। ये पता नहीं है क्या है, दिस इज कॉन्फ़िग ऑफ मॉड्यूल। ये टॉलरेंस की लिमिट होती है, यानी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। टॉलरेंस मतलब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज होती है, तो कितनी होनी चाहिए उसके लिए ये की मेंटेन करनी पड़ती है। बट ये आपको ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये हम आपका कॉन्फ़िग है ही नहीं, बट अभी ये सर्वर में करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। एक बार फिर से बैक जाके करना है हमें, /m me21n, यहाँ पर परचेस रिक्वेजिशन, एग्जीक्यूट, एडॉप्ट, परचेस ग्रुप, वेंडर, नेट प्राइस। ये अभी देखिए कोई एरर मैसेज नहीं है, तो अभी इसके बाद सब कुछ ओके है, तो जाना है आपको इनवॉइस में, और इनवॉइस में जाके आपको टैक्स कोड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर टैक्स कोड हम सेलेक्ट कर सकते हैं V0, क्योंकि A1 तो आउटपुट के लिए, तो इनपुट के लिए V0 सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि इनपुट टैक्स होता है परचेस की साइड में। देन यहाँ पर होगा चेक का बटन, अगर कोई एरर नहीं है तो नो मैसेज ड्यूरिंग चेक एंड सेव। तो आपका यहाँ पर होगा परचेस ऑर्डर क्रिएट। ये मेरा परचेस ऑर्डर क्रिएट हो गया, इसको करना है कॉपी। देन अभी करना है मुझे मायरो इनवॉइस वेरिफिकेशन। इनवॉइस वेरिफिकेशन यानी मेरा वेंडर, मैंने वेंडर को पीओ दिया, वेंडर ने अभी क्या किया, मटेरियल डिस्पैच कर दिया है कस्टमर को और मुझे इनवॉइस वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया है। तो अभी मुझे जाना है मायरो में इनवॉइस वेरिफिकेशन करने के लिए, तो टी कोड है MIRO। यहाँ पर कंपनी कोड चेक करना है आपको, तो यहाँ पर आ गए कंपनी कोड TT01। इनवॉइसिंग डेट में डेट डालनी है आज की, और यहाँ पर नीचे आपको ये ऑप्शन मिलेगा परचेस ऑर्डर शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, तो परचेस ऑर्डर ही रहने दीजिए इसे, और यहाँ पर आपका PO नंबर पेस्ट कर दीजिए एंड एंटर। क्या आ रहा है, परचेस डॉक्यूमेंट नॉट एट रिलीज। ओके, इसको रिलीज स्ट्रेटेजी लगी हुई है, रिलीज करने के लिए PO रिलीज का एक टी कोड होता है ME38 है शायद, एक बार देख लेते हैं, मुझे भी पता नहीं 28 या 38 यही कुछ होगा। ME28 चेक करते हैं पहले, परचेस हाँ 28 है, 38 28। यहाँ पे डॉक्यूमेंट F आएगा, F का मतलब परचेस ऑर्डर होगा, F यानी परचेस ऑर्डर। और यहाँ पर डालना, सेलेक्ट करना है आपको रीजन कोड, तो रीजन कोड में ये लेवल होता है, मतलब कौन अप्रूव करेगा, और यहाँ पर डालना है डॉक्यूमेंट नंबर। ये फर्स्ट मतलब पहले लेवल पे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे या कहीं पे नीचे सेलेक्ट करके इसको कर देना है रिलीज, ये हो जाएगा ग्रीन एंड सेव। फिर से यहाँ पर 1 को 2 कर देना है, एग्जीक्यूट, रिलीज, सेव।
फिर से 2 तो हो गया, अभी करना है 3। नीचे डॉक्यूमेंट भी नहीं डाला है मैंने क्योंकि एक ही डॉक्यूमेंट बना है, इसीलिए वो अगर मल्टीपल होते तो पूरा लिस्ट आ जाता था। अभी हमारा एक ही डॉक्यूमेंट है इसलिए पूरा डेटा नहीं दिखा है। तो ये हो गया रिलीज। अभी फिर से मायरो में जाना है, इनवॉइस डेट, यहाँ पर यू नंबर ऐड कर दिया मैंने। तो ये कुछ एरर आ रहा है, मैसेजेस में जाके एरर आएगा। तो ठीक है, एरर आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर जाके आपको टिक करना है। ये थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप चेक देख रहे हो, ये समझ में नहीं आएगा आपको। यहाँ पर स्क्रॉल करके राइट साइड में यहाँ पर ये देखना है V0 है करेक्ट। तो सेम टैक्स यहाँ पर भी सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पर क्या है, अकाउंट हैज बीन नॉट सेट फॉर रिलेवेंट टैक्स कोड। तो ये जो GL है, ये टैक्स कोड यानी इनपुट टैक्स के लिए सिलेक्टेड नहीं है। तो हमें, क्योंकि अगर ऑलरेडी कॉन्फ़िग होता तो ये सिलेक्टेड होता, बट ये ऑलरेडी कॉन्फ़िग मेंटेन नहीं होगा सिस्टम में। तो FS00 में जाना है, ये हमारे कंपनी कोड का ये GL सर्च करना है, जो GL का एरर दिया है। एंटर किया, GL सर्च हो गया। इसको डबल क्लिक कीजिए, इसको कीजिए एडिट एंड चेंज। देन जाना है कंट्रोल डेटा, और कंट्रोल डेटा में यहाँ पर टैक्स कैटेगरी होगा, उसको करना है एक्स। एक्स का मतलब होता है ऑल टैक्स टाइप अलाउड। तो यहाँ पे परचेस और सेल ऐसे दोनों होते हैं। ओनली इनपुट आउटपुट यानी इनपुट यानी परचेस, आउटपुट यानी सेल। तो एक्स अगर कर दो, ये स्टार अगर कर दोगे तो ये सबके लिए अलाउड हो जाएगा। तो ये स्टार कर दीजिए, यानी कोई एरर ही नहीं आएगा आपको बाद में। ये वार्निंग मैसेज आएगा, इसको कर दीजिए सेव। अभी शायद ये एरर नहीं जाएगा, फिर से मायरो में जाना पड़ेगा, /MIRO। ये वन टाइम एरर आते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम अगर आप ये प्रोसेस कर रहे हो तो ये सेम एरर आपको आएगा, क्योंकि ये कंपनी कोड में जिसने भी बनाया ये कंपनी कोड, उसके इसमें ये पूरा डेटा प्रॉपर असाइनमेंट नहीं होगी, इसीलिए उसको एरर आ रहे हैं। तो ये हमें भी एरर आएंगे सेम। यहाँ पे जाके ये जो बैलेंस अमाउंट है अभी, ये बैलेंस अमाउंट, ये एरर तो नहीं आया। ये जो GL का एरर अभी आ रहा था वो एरर हमारा चला गया, क्योंकि हमने GL मेंटेन कर दिया। अभी नेक्स्ट एरर क्या है, ये जो अमाउंट है बैलेंस अमाउंट, ये माइनस में है, तो ये प्लस में लेके यहाँ पर डाल देना है। ये हो गया बैलेंस प्लस माइनस 0। ये आ गया ग्रीन इसमें, मतलब हम पोस्ट कर सकते हैं अभी डॉक्यूमेंट। तो अभी चेक करना है सिम्युलेट में जाके, सिम्युलेट डॉक्यूमेंट। ये सिमुलेशन हो जाएगा, स्टिल कंटेन ओके, कुछ एरर मैसेज है फिर भी। टेबल TT01 डज नॉट एग्जिस्ट, ओके कुछ एंट्रीज मिसिंग है। टेक्निकल इंफॉर्मेशन में जाके चेक करना पड़ेगा, इनवॉइस वेरिफिकेशन। के शायद का और एक एरर मैसेज है SPRO। इसमें जाके मटेरियल मैनेजमेंट, इसमें आएगा लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन। देन इनकमिंग इनवॉइस, या क्या है इसमें लॉजिस्टिक।
बार चेक कर लेते हैं क्या एरर है। इनकमिंग इनवॉइस मेंटेन डिफॉल्ट वैल्यू फॉर टैक्स कोड, ये प्रोसेस करनी है। तो ये मैं आपको पिंग कर देता हूँ, अगर आपको सेम एरर आता है तो यहाँ पे जाके मेंटेन कर देना है। कहाँ जाने के लिए बोला था? लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन, इनकमिंग इनवॉइस, इसमें इनकमिंग इनवॉइस, और इनकमिंग इनवॉइस के अंदर मेंटेन डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर टैक्स कोड, मेंटेन डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर टैक्स कोड। तो इसमें आपके कंपनी कोड डालना है TT01, ये कंपनी कोड ही नहीं है तो B009, इसके लिए ऑलरेडी मैंने किया था, इसको कर लेता हूँ कॉपी और इसमें TT01 डाल देता हूँ। तो ये डिफॉल्ट टैक्स कोड होगा, ये टैक्स कोड के लिए आपकी वैल्यूज मेंटेन हो जाएगी। क्या है? टैक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, टैक्स INM में ये एंट्री ही एग्जिस्ट नहीं है। यहाँ पे कौन सी एंट्री एग्जिस्ट है? V0 है, सॉरी। ठीक है, तो ये V0 हमने ऐड कर दिया है, जो हमारा टैक्स कोड है। देन सेव। तो अभी फिर से एक बार चेक करना है यहाँ पे जाके कि एरर चला गया है या नहीं। अभी इनवॉइस स्टिल कंटेन एरर, सेम ही एरर होगा। तो अभी इसको करना है /miro, फिर से सेम प्रोसेस। तो आप ये प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले ही कॉन्फ़िग कर लीजिए, तो मतलब आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अभी तो ग्रीन हो गया है, फिर भी चेक करना है सिमुलेट में जाके, कुछ और तो एरर नहीं है। चला गया अंदर, यानी कुछ एरर नहीं है। बैक एंड अभी कर देना है सेव। मतलब जब तक सिमुलेट नहीं होता है तब तक आपको ये एरर सॉल्व करते ही जाना है। एक्चुअली आपका काम नहीं है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ SD मॉड्यूल, ये पूरा MM एंड FI मॉड्यूल का पार्ट है। आधा पार्ट MM के अंदर आता है, आधा FI के अंदर आता है। तो दिस इज अ इंटीग्रेशन। तो इसके बाद जो भी प्रोसेस होंगी हमारी सब इंटीग्रेशन की प्रोसेस है। अभी ये इसमें डंप आया है क्योंकि कुछ चेक करना है हमें। तो दिस इज अ टेक्निकल पार्ट, ये कोई जॉब रन हो रहा है बैक एंड में, ये जॉब रन होने की वजह से आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया है। तो ये हमें इसको बाईपास करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा टाइम जाएगा आपका।
तो यहाँ पे लगा दीजिए ब्रेक पॉइंट। यहाँ पर अगर क्लिक कर दो कि ब्रेक पॉइंट सेट हो जाएगा। फिर से एक नया स्क्रीन ओपन करना है मायरो के लिए। फिर से पूरा प्रोसेस। हो गया सिमुलेशन, सेव। तो ये ब्रेक पॉइंट में चला जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे जाके कहीं पे भी क्लिक कर देना है आपको, और F5 प्रेस कर रहा है 3-4 बार। ये जैसे F5 आप प्रेस करोगे ये नीचे नीचे चला जाएगा डिटेल। तो ये जैसे नीचे चला जाता है तो ये जो ऊपर के एरोज है ना ये एक्टिवेट हो जाएंगे। तो मेक श्योर करना कि ये नीचे के ऊपर के एरोज एक्टिवेट हो गए। तो ये नीचे चला गया। ये जॉब्स चल रहे हैं अलग अलग। ये जॉब्स की वजह से आपका एरर आ रहा है। ये आप चेक भी कर सकते हो कौन सा जॉब क्या है, बट ये आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि ये बेसिस का पार्ट है एंड एप का पार्ट है। जॉब स्टार्ट डेट कुछ नहीं, ये ऐसा 4-5 बार आपको F5 प्रेस करना है। यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो अगर F5 आपको पता नहीं है तो। ये सिंगल स्टेप मतलब F5 ही होता है। 8-10 बार कीजिए क्लिक एंड देन ये जो बटन है कंटिन्यू यानी F8 प्रेस कर दीजिए, आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। ये हो गया हमारा इनवॉइस वेरिफिकेशन। और इसके बाद है हमारा इनवॉइस टू द कस्टमर। ये इनवॉइस वेरिफिकेशन फ्रॉम वेंडर, यानी वेंडर के पास से जो इनवॉइस आया उसका वेरिफिकेशन हो गया। और ये कस्टमर को हम अभी VF01 से इनवॉइस देंगे। तो इसमें एक पार्ट क्या होता है कि आपका VL01 आप करोगे तो इसमें कुछ डेटा नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे डिलीवरी तो दिखाएगा आपकी, बट आप नहीं कर पाओगे। अगर आप VF01 करोगे तो सेम ऑर्डर के बेसिस पे आपका यहाँ पे बिलिंग बनेगा। तो एंटर करना है। यहाँ पे प्राइस आ गई, टैक्सेस आ गए। ये आपका पेयर यानी कस्टमर सानिया मोटर्स को आप बिल कर रहे हो 15 क्वांटिटी का, क्योंकि 15 का ही आपने इनवॉइस वेरिफिकेशन। तो आप एक और भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर आप जो कर रहे हो ना इनवॉइस वेरिफिकेशन, यहाँ पे क्वांटिटी आप कम कर सकते हो। अगर क्वांटिटी आपने 15 किया था तो 15 को आप 10 कर दो और चेक कर लो कि वो प्रॉपर 10 ही लेगा, क्योंकि यहाँ पर उतना ही क्वांटिटी लेगा इनवॉइस में जितनी आपने इनवॉइस का वेरिफिकेशन में डाला है वही क्वांटिटी यहाँ पे लेगा। उसका मतलब क्या होता है कि वेंडर ने कस्टमर को 10 ही भेजा है तो आप 10 का ही बिल बना रहे हैं। ये फिर से इसमें चला गया। किसी को कुछ डाउट पूछना है? थर्ड पार्टी सेल ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट रहेगा हमारा आईपीओ यानी इंडिविजुअल परचेस ऑर्डर। ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सिनेरियो, यानी आपका जो थर्ड पार्टी सेल है उसका भी कुछ पार्ट आएगा इसमें, और एक मेक टू ऑर्डर सिनेरियो होता है जो हमारा लास्ट होगा, उसका भी कुछ पार्ट आएगा। यानी क्या होता है आईपीओ मतलब कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया, आपके पास वो मटेरियल प्रोड्यूस नहीं होता है। रीजन हो सकता है जो हमने थर्ड पार्टी में देखा, वो दोनों में से कोई भी रीजन हो सकता है। एक तो आप वो प्रोड्यूस ही नहीं करते हो, यानी उसका मैन्युफैक्चरिंग होता ही नहीं आपकी कंपनी में, या फिर होता है बट कोई मैन्युफैक्चरिंग में मतलब आपके पास वो अभी नहीं हो रहा है, या फिर उसमें कुछ टाइम लगेगा, बट वो कस्टमर को अर्जेंसी में चाहिए, बहुत अर्जेंट चाहिए। तो वो आप क्या करोगे, ऐसा कोई वेंडर ढूंढोगे जो अर्जेंट में आपको अवेलेबिलिटी चेक करके दे देगा, उसकी अवेलेबिलिटी करके दे देगा।
और वो आप आपके कस्टमर को सेल करोगे। बट ये केस में आप वो जो कस्टमर है उसको कौन सा वेंडर है ये आपको पता नहीं लगने देना है, क्योंकि थर्ड पार्टी में तो वो कस्टमर को पता चल रहा है कि अरे नहीं, ये तो ऑर्डर ले रहा है हमारे पास से। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक कंपनी है, वो क्या कर रहा है कि वो आपको ऑर्डर दे रहा है और आप आपके वेंडर को दे रहे हैं, आपका वेंडर कस्टमर को डायरेक्ट सेल कर रहा है। मतलब वो कस्टमर को पता है कि यही वेंडर है उसका। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अमेजोन को ऑर्डर करते हो और आपको पता है कि आप ये पर्टिकुलर वेंडर से आपको माल आने वाला है। जैसे कोई मिल्टन मिल्टन की वाटर बॉटल है, तो आपको पता है कि वो मिल्टन की वाटर बॉटल मिल्टन ही आपको भेज देगा, बट आप पेमेंट अमेजोन को कर रहे हो। तो ये केस में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्ट मिल्टन से परचेस नहीं करोगे, क्योंकि अमेजोन का जो प्रोसेस है वो इजी है। बट अगर आप बी टू बी सिनेरियो में देखोगे तो वो थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो है ना, ये बी टू सी में तो एकदम अच्छा चलता है, बट बी टू बी में इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। जैसे बी टू बी में आप अगर कोई थर्ड पार्टी वेंडर से मटेरियल परचेस कर सकते हो, तो एक दो बार वो कस्टमर वो वेंडर से परचेस करेगा। बाद में अगर वो दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई और उन्होंने बोल दिया कि हम इनको ऑर्डर ही नहीं देंगे, डायरेक्ट आपको ऑर्डर देंगे, इनको बीच में से यानी जिसको भी हम ऑर्डर दे रहे थे पहले उनको बीच में से हटा देंगे। तो ये सिनेरियो अवॉइड करने के लिए आईपीओ यानी इंडिविजुअल परचेस ऑर्डर ये प्रोसेस हम करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कस्टमर को वेंडर को नहीं ये पता नहीं चलेगा, वो वेंडर आपको मटेरियल देगा और आप आपके कस्टमर को सेल कर दोगे। तो ये केस में कस्टमर स्पेसिफिक और ये आपकी सेल्स ऑर्डर स्पेसिफिक पूरी प्रोसेस होती है। ये हम पूरा डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सेम होता है थर्ड पार्टी के जैसा ही, जहाँ पे थर्ड पार्टी में बीएनएस होगा, यहाँ पे बीएनसी, यहाँ पे टीएस है आइटम कैटेगरी, तो यहाँ पे टीए भी आएगा। ऐसे थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। सो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, सो वी विल कंक्लूड।